हेलो एवरीवन, आई एम शैली और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बताने के लिए लेकर आई हूँ। जब कभी भी आप कोई भी प्रोसीजरल लॉ या फिर सब्सटैंटिव लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें क्या बातें जाननी चाहिए वो मैं लेकर आई हूँ। ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। जब हमारी सोसाइटी में कभी क्राइम होता है तो उसमें कुछ फ़र्क आते हैं, हमारी सोसाइटी में कुछ फ़र्क आते हैं, इसीलिए क्राइम पनिशेबल होता है ना। जब कोई क्राइम होता है हमारी सोसाइटी में तो क्या होता है कि पूरी सोसाइटी इफ़ेक्ट होती है, पूरी की पूरी सोसाइटी इफ़ेक्ट होती है। तो हमारे लिए दो गाइडिंग अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। हमारी सोसाइटी को बचाने के लिए दो अथॉरिटीज़ हैं। उसका नाम है पहले तो मैजिस्ट्रेट, और ये मैजिस्ट्रेट हमको दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं और एक होते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं उनका वर्क एक्चुअली होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं, मतलब ये जुडिशियल वर्क नहीं देखते हैं। और ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं इनका वर्क हमेशा जुडिशियल वर्क ही होगा। जुडिशियल वर्क ये जुडिशियल वर्क को देखते हैं। तो जब क्राइम होता है तो क्राइम होने के पहले जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, क्योंकि इनके वर्क का जो कैरेक्टर है, इनके वर्क का जो नेचर है वो एक्चुअली क्या है, प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव इन द सेंस कि कभी कोई क्राइम होने के पहले हमारी सोसाइटी में क्राइम होने से पहले हमारे इसको बचाते हैं कि कोई क्राइम ना हो। तो इसीलिए हम इनके वर्क को कह सकते हैं कि इनका जो वर्क है वो प्रिवेंटिव नेचर का है। और हमारे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं इनका जो रोल आता है ये हमेशा क्राइम होने के बाद ही आता है। क्राइम होने के बाद कब आता है? ये जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद ये इंक्वायरी और ट्रायल वगैरह जो होते हैं ये सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा होते हैं। तो इनका वर्क हमेशा हमें ये क्राइम होने के बाद देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम इनके वर्क के कैरेक्टर को बोल सकते हैं कि ये क्यूरेटिव नेचर का है। और मान लीजिए कोई क्राइम प्रिवेंट नहीं हो पाया और वो क्राइम कमिट हो गया, ये क्राइम है कमिट हो गया, तो उसके बदले में इन लिव ऑफ दैट क्राइम दैट ऑफेंडर अवॉर्डेड अ पनिशमेंट मिलती है। अगर वो कन्विक्ट हो जाता है तो इफ दैट पर्सन गेट्स कन्विक्टेड, अगर वो कन्विक्ट हो जाता है तो उसके बाद उसको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो ये है हमारा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमको देखने को मिलता है, जो हमें जानना चाहिए। फिर उसके बाद और इसके बाद हमें क्या क्या चीजें जाननी है, जैसे सब्सटैंटिव लॉ है और एक प्रोसीजरल लॉ है। तो इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये इसमें डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं कि कैसे करते हैं इनको डिफरेंशिएट। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी जो कि बहुत इजी है, वो इजी टू रिटेन है, ये याद करने के लिए बहुत ही सिंपल है। सपोज देयर इज अ पर्सन नेम्ड एल। ये जो है एक पर्सन है जिसका नाम है एल और इसके दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है ये एस और दूसरे बेटे का नाम है पी। ये जो इनके पापा होते हैं, मतलब जो ये पर्सन एल है, ये अपने एस बेटे को सेनापति बना देता है और जो अपने पी बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना देता है। ये पहला बेटा है और ये दूसरा बेटा है। ठीक है, तो इसका काम बोलता है कि तुम राइट और ड्यूटीज प्रोवाइड करोगे, और ये इसका जो बेटा है प्राइम मिनिस्टर, इसको बोलता है कि तुम प्रोसीजर बताओगे किसी भी। तो हम इससे क्या, और उसके एक तीसरा बेटा होता है जिसका नाम होता है ई। उसको क्या कहते हैं, ये सबसे छोटा बेटा होता है। इसको बोलता है कि तुम क्या बताओगे, तुम कोई भी चीज है ना तो उसका प्रूफ मांगोगे। जो ये राइट्स और ड्यूटी हैं अगर इन्फोर्स कराने के लिए आती हैं मेरे पास, तो तुम बोलोगे कि मुझे प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो मैं अब इनका जो नया नेचर है हमारे ये कैसे ये एग्जाम्पल हमारे पढ़ाई में कैसे फिट बैठता है मैं उसको रिवील करने जा रही हूँ।
जो ये एल है समझ लीजिए ये लॉ है, उसके जो दो बेटे हैं मतलब सब्सटैंटिव लॉ, ये जो सेनापति है ये सब्सटैंटिव लॉ है, और ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये प्रोसीजरल लॉ है। हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि एक सब्सटैंटिव लॉ होता है और एक प्रोसीजरल लॉ, तो ये सब्सटैंटिव लॉ है और ये प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। और जब ये सब तो हमने जाना कि जो सब्सटैंटिव राइट्स होते हैं वो हमारे सेनापति के जैसे ही होते हैं, जैसे वो हमें राइट्स और ड्यूटीज बताते हैं, और जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो एक्चुअली हमें प्रोसीजर बताता है, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर के जैसे होता है। तो जब ये राइट्स और ड्यूटीज को इन्फोर्स कराने के लिए सब्सटैंटिव लॉ में जो राइट्स और ड्यूटीज हमारी प्रोवाइड होती हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए जब कोर्ट में कोई पर्सन जाता है, तो जो यंगर सन मैंने बताया जिसका नाम जिसका नाम ई है, जिसको बोलते हैं कि तुम्हारा काम है प्रूफ मांगना, तो एविडेंस का रोल आता है, तभी एविडेंस का रोल आता है कि तुम कभी भी बिना प्रूफ मांगे किसी भी फैक्ट पर रिलाई नहीं करोगे, मतलब इस राइट और ड्यूटी को इन्फोर्स नहीं कराओगे जब तक तुमने प्रूफ नहीं ले लिया। तो ठीक है, तो ये एक सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ और इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कनेक्शन होता है। और इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों में अप्लाई होता है। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन कि हमारा ये कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये रहा, और फिर मैं इसके दूसरे सिनेरियो पे आपको लेके चलती हूँ। दूसरा सिनेरियो ये है, ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है, किसी भी प्रोसीजर लॉ को पढ़ने के पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है ये भी। तो पहले क्या था कि जब 1898 मतलब 1898 में क्या था ना, 1898 तक हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स थे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स थे, इनकी जो पावर्स थी ना वो काफी इंटरमिंगल्ड थी, मतलब पावर सेपरेटेड नहीं थी। तब सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं था, इनका जो पावर था वो इंटरमिंगल्ड था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स में आता है 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जब ये इन्फोर्स में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या देखते हैं, हम पाते हैं यहाँ पे आर्टिकल 50, अगर आप अपने बेल एक्ट खोल के पढ़ेंगे तो ये उसमें से जो जिस्ट निकलती है उस आर्टिकल की वो ये है कि हमारा जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है उन दोनों को सेपरेट किया गया है, उनके पावर्स को सेपरेट किया गया है, उनके वर्क को सेपरेट किया गया है। मतलब तुम ना हमारे काम में इंटरफेरेंस करोगे ना हम तुम्हारे काम में इंटरफेरेंस करेंगे, दोनों मेल मिलाकर काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा दिया गया है उसमें। तो आर्टिकल 50 हमको यही बताता है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो फिर ये जब सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिले तो हमारे लॉ कमीशन ने सोचा कि क्यों ना भाई हम भी अपने कुछ क्रिमिनल लॉ में चेंजेस करें। तो 41st लॉ कमीशन 1973 में अपनी रिकमेंडेशंस देता है कि हम लोगों को भी चेंज करना चाहिए, कुछ ऐसा ही चेंज लाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिकमेंड किया, तो जो हम आज की डेट में सीआरपीसी पढ़ते हैं ना, सीआरपीसी 1973, तो हमको वही देखने को मिलता है 1973 में, जब ये 25 जनवरी 1973 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी और 1 अप्रैल 1974 को इसका एनफोर्समेंट हुआ था। तो हम जो आज की डेट में पढ़ते हैं ना वो यही वाली सीआरपीसी पढ़ते हैं, जो 41st लॉ कमीशन 1973 ने रिकमेंडेशन दी थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स ना, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनके फंक्शंस और पावर्स दोनों डिवाइड है। तो ऐसा रोल होता है, ऐसा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया गया है, इन दोनों का रोल दिखाया गया है, कैसे एक लॉ दूसरे लॉ से कनेक्टेड है। हमें हमेशा किसी भी लॉ को आइसोलेशन में रख के नहीं पढ़ना, हमेशा हमें एक लॉ को दूसरे लॉ से कनेक्ट करके पढ़ना है, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से वीडियोस लेकर आऊंगी। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।